Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So, this is our first class for the A2 Economics past paper classes. I would be doing today May-June 2022, paper 3, variant 2. Okay? ये पेपर आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. दिस पेपर इज पेपर 2022 and variant 2. Okay? Starting with question number 1. MCQ number 1. The generation of electricity causes external cost. तो ज़रा बताओ भाई, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो थर्ड पार्टी बेयर करती है और जिसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं दी जाती। ठीक है, ऐसा ही है। तो हमने जो एग्जांपल पढ़ी है उसके मुताबिक एक्सटर्नल कॉस्ट क्या क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हु बेयर्स दीज एक्सटर्नल कॉस्ट? कौन बंदा ये एक्सटर्नल कॉस्ट बेयर करेगा? द डिस्ट्रीब्यूटर्स हु सेल द इलेक्ट्रिसिटी? नो, ये तो प्रोड्यूसर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है? नो, ये तो प्रोड्यूसर हो गया। एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी बेयर करती है। द इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी प्रोड्यूसर हो गया। द गवर्नमेंट दैट सब्सिडाइजेस, नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं है, ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। द पीपल लिविंग इन द एरिया वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, हाँ, ये लोग थर्ड पार्टी हैं। जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उन लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, सही है। तो ये आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है। सही है। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ number 2. What must equal marginal cost when a profit maximizing firm produces its allocatively efficient output? पहले ये बताओ, एलोकेटिवली एफिशिएंट का क्या मतलब है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब होती है जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर होती है। एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होती है जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होगा, या फिर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होगी। ठीक है। तो इसने भी तो ऊपर यही बोला है कि जब मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, इसने भी तो यही बोला है ऊपर। ठीक है। तो जरा मुझे बताओ, व्हाट मस्ट इक्वल, क्या चीज इक्वल होगी? क्या चीज इक्वल होगी अगर फर्म एलोकेटिवली एफिशिएंट है? अगर फर्म एलोकेटिवली एफिशिएंट है तो क्या चीज इक्वल होगी? सोच के बताना जरा। चलो इधर आओ, आपके लिए आसानी कर देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, और आपको याद है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ऐसा ही है। प्राइस किसके इक्वल होती है? डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, याद है? डिमांड कर्व से प्राइस डिटरमाइन होती है। डिमांड कर्व से प्राइस डिटरमाइन होती है। डिमांड कर्व से प्राइस डिटरमाइन होती है, और डिमांड हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगा, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ओके है। बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चले। बोलते हो तो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आ जाओ भाई, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ आपकी खातिर। लेबलिंग कर देता हूँ, ऊपर ऊपर लिख देता हूँ प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और नीचे लिख देता हूँ क्वांटिटी। ठीक है। तो आपको याद है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म की बात कर रहा है, ये डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन हो गई, और ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन हो गई, नाइक का साइन। ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन हो गई, तो इधर लिख देता हूँ डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या है जहाँ पे MC और MR इक्वल होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या है जहाँ पर क्या इक्वल होता है? MC इज इक्वल टू MR, लेकिन फर्म प्रोड्यूस कर रही है एलोकेटिवली एफिशिएंट वाले पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होती है। तो इस पॉइंट पे देखो क्या चीज़ इक्वल है? एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। ठीक है, डायग्राम बना के समझ आ गया होगा आपको। ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ से आ गई प्राइस, नीचे आ गई क्वांटिटी। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर एवरेज रेवेन्यू इक्वल है। ठीक है, ओके। ओके, अगला। व्हाट माइट रिड्यूस डायनामिक एफिशिएंसी? डायनामिक एफिशिएंसी किससे कम होगी? पहले बता दो, डायनामिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बेटा तीन एफिशिएंसी होती है, मुंह जबानी याद करा देता हूँ। एक होती है एलोकेटिव, एक होती है प्रोडक्टिव, एक होती है डायनामिक, और एक होती है परेटो एफिशिएंसी। सर, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है? जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती है। एलोकेटिव एफिशिएंसी अभी ऊपर पढ़ाया, जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल है, या फिर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है। डायनामिक एफिशिएंसी तब होती है जब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट ओवर द टाइम गिरती रहती है। और परेटो एफिशिएंसी तब होती है जब एक बेटर ऑफ होता है और दूसरा जो है ना वो वर्सन ऑफ होता है, राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई?
ठीक कह रहा हूँ? तो सवाल कह रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे डायनेमिक एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। तो डायनेमिक एफिशिएंसी से एवरेज टोटल कॉस्ट कम होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट मारता है। तो ये कह रहा है ऐसा फैक्टर ढूंढ के दो जिससे डायनेमिक एफिशिएंसी कम हो, जिससे डायनेमिक एफिशिएंसी कम हो, ये ऐसा फैक्टर मांग रहा है। जरा थ्री वाला करके दे, थ्री वाला। चलाओ पहले उल्टा करके ढूंढते हैं। भाई इनोवेशन का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। मुदस्सिर सवाल कह रहा है कि किससे रिड्यूस होगी डायनेमिक एफिशिएंसी, मतलब किससे एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट री इन्वेस्ट करूंगा तो भी एवरेज कॉस्ट कम होगी। नए नए मेथड्स ढूंढूंगा प्रोडक्शन के। एजुकेशन से भी नहीं होगी। राइजिंग शेयर होल्डर डिविडेंड, यस, इससे एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। सर इससे एवरेज कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब आप डिविडेंड दोगे तो प्रॉफिट्स कम बचेंगे। इससे एवरेज कॉस्ट क्यों बचेगी? जब आप डिविडेंड्स ज़्यादा पे ऑफ करोगे तो प्रॉफिट्स कम बचेंगे। जब प्रॉफिट्स कम बचेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि आप री इन्वेस्ट कम करोगे। ठीक है, मतलब री इन्वेस्ट कम करोगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के ऊपर कम खर्चा करोगे। ठीक है, राइट। तो एमसीक्यू नंबर थ्री भी इजी है, अभी तक तीनों एमसीक्यू इजी थे, कोई मुश्किल नहीं था इसके अंदर एमसीक्यू। ठीक है, आगे चलता हूँ। फोर्थ वाला। इन मैनी कंट्रीज हेल्थ अथॉरिटीज आर कंसर्न्ड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। मतलब जैसे ही मैंने पढ़ा सिगरेट तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जल गई कि यार ये सिगरेट जो है ना, ये कौन सा गुड होता है दोस्त? ये होता है डीमेरिट गुड्स। और डीमेरिट गुड्स वो होता है जो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करता है। डीमेरिट गुड्स वो होते हैं जिसके अंदर सोशल कॉस्ट एक्सीड्स प्राइवेट कॉस्ट। और डीमेरिट गुड में मसला ये है कि डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस है, अंडर चार्ज है, ओवर कंज्यूमर। डीमेरिट गुड में मसला ये सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस कम है, और डिमांड ज़्यादा है। चलो आगे पढ़ता हूँ, खुद ही कर दिया सॉल्व। गवर्नमेंट हैव इम्पोज हाई सेल्स टैक्स ऑन सिगरेट एंड हैव कंडक्टेड एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स। तो ज़रा बताओ, हाई सेल्स टैक्स कौन सा फैक्टर है? हाई सेल्स टैक्स कौन सा फैक्टर है? एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स कौन सा फैक्टर है? एक तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट का मकसद है डिमांड को कम करना। दूसरा सेल्स टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का मकसद है सप्लाई को कम करना। वाई माइट दी क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स डिमांडेड रिमेन हाई। ये कह रहा है लोग अभी भी सुट्टा क्यों मारेंगे। तो सामने सामने रीजन लिखा हुआ है कि सिगरेट्स डीमेरिट गुड है और इनकी डिमांड इन इलास्टिक है। सिगरेट डीमेरिट गुड है और डीमेरिट गुड की डिमांड इन इलास्टिक है, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा पता चलता है कि इसका आंसर जो है ना वो सी होगा। सही है, क्योंकि हमने ए एस से पढ़ते वाले, लेकिन इसका आंसर ए बी क्यों नहीं होगा? बेटर नॉलेज ऑफ हेल्थ एसर्ट इज चेंजिंग बिहेवियर। अगर बेटर नॉलेज होगा तो इससे तो डिमांड कम हो जाएगी। सिगरेट स्मोकिंग विल बी रिप्लेस बाय चीपर ऑल्टरनेटिव, इससे भी सिगरेट की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, द इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज मेक्स कंज्यूमर वर्सन ऑफ, इससे भी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये एक आंसर बनता है कि सिगरेट एक आदत है इसलिए लोग अभी भी पियेंगे, क्योंकि डिमांड जो है ना वो आपकी इन इलास्टिक है डीमेरिट गुड्स की। ठीक है, तो फोर फोर वाला भी इजी था। ठीक है, चले फाइव। व्हाट डज अ बजट लाइन शो? वेरी इजी, एक सेकंड में कराऊंगा। अ बजट लाइन शो, what does the budget line show? The maximum combination of two goods that a consumer can buy with a given income। ठीक है, तो ए बी सी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो डायरेक्ट डायरेक्ट होंगे। तो ये एक ऐसा एमसीक्यू था जो डायरेक्ट होने वाला था, जिसमें आपको वक्त जाया नहीं करना था, आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगेन सिक्स वाला भी ऐसा ही, सिक्स वाला भी ऐसा ही है। सिक्स वाला जो है वो भी ऐसा ही है। ठीक है, सिक्स वाला जो है वो भी ऐसा ही है। अच्छा सिक्स वाला पढ़ रहा हूँ। When the price of a good falls, the overall effect on the quantity demanded can be separated into income and substitution effect. Which statement describes a Giffen good? Giffen good के अंदर इनकम इफेक्ट आउटवेज दी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मतलब इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है, सब्सटीट्यूट इफेक्ट कम होते हैं। इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम होता है गिफिन गुड के अंदर। तो अब आप आओ आंसर ढूंढो, गिफिन गुड का आप आंसर ढूंढो। तो आओ पढ़ते हैं। द इनकम इफेक्ट इज इररेलेवेंट फॉर गिफिन गुड। नो।
द इनकम इफेक्ट वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन, नहीं, सेम डायरेक्शन में कौन से गुड में होता था, याद करके बताओ। सेम डायरेक्शन के अंदर होता था, नॉर्मल गुड के अंदर। ठीक है। द इनकम इफेक्ट वर्क्स अगेंस्ट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। द इनकम इफेक्ट वर्क्स अगेंस्ट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बट इज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अभी मैंने बताया इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है, तो मैं इधर लिख देता हूँ इंग्लिश के अंदर, इनकम इफेक्ट आउटवेज। आउटवेज का मतलब है इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। तो आपके सामने है, इस एमसीक्यू का आंसर आपको मिल चुका है। आंसर इज सी फॉर कैट। ओके। ठीक है। ओके। द टेबल प्रोवाइड सम डिटेल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री इन अ कंट्री। नंबर ऑफ फर्म्स 250, नंबर ऑफ ब्रांड्स 1000, 5 फर्म्स, कंसंट्रेशन रेशियो 65%। मैं आपको पहले कंसंट्रेशन रेशियो बता देता हूँ। परसेंटेज 5 फर्म कंसंट्रेशन क्या है, परसेंटेज मार्केट शेयर हेल्ड बाय 5 लार्जेस्ट फर्म्स। तो कंसंट्रेशन रेशियो क्या है, कंसंट्रेशन रेशियो है 5, बट 5, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 5 फर्म्स जो है ना वो, 5 लार्जेस्ट फर्म्स मार्केट के 100% में से 65% शेयर्स, सेल्स इनके नाम की है। सही है। यार कोई बच्चा मुझे बताएगा, ये कोई बच्चा मुझे बताएगा, अगर फ्यू फर्म्स पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं तो कौन सा होगा। 5 फर्म बोला है इसने। भाई मोनोपोली के अंदर एक फर्म होती है, नहीं है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर 20 to 30 फर्म होती हैं। ऑलिगोपोली के अंदर कितनी होती हैं, 4 to 5 लार्ज फर्म्स, ठीक है। तो अगर फ्यू फर्म्स पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही है तो ऑलिगोपोली। सही है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ओके, समझ आ गया ये वाला आंसर, इसका आंसर है सी। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या होता है, कि कितनी नंबर ऑफ फर्म्स सेल्स को मार्केट शेयर बताती है, कि भाई जैसे 65% का मतलब है कि 5 लार्ज फर्म्स, 100 में से 65% सेल्स जो है ना वो इन 5 फर्म्स की है। तो 5 फर्म का मतलब है फ्यू फर्म्स, तो अगर फ्यू फर्म्स पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही है तो ऑलिगोपोली। अगर सिंगल फर्म होती तो फिर मोनोपोली होता, 20 to 30 फर्म्स होती तो मोनोपोलिस्टिक होता, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो ना आंसर ए है, ना आंसर बी है, ना आंसर डी है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स होती हैं। मोनोपोलिस्टिक क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 20 to 30 फर्म्स लिखा हुआ होता। ठीक है। मोनोपोली क्यों नहीं है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर सिंगल फर्म होती है। ठीक है। सर ओलिगोपोली क्यों है, क्योंकि 4 to 5 फर्म्स है, ठीक है। समझ आ रहा है। ओके। एट, एट 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 अ रॉक बैंड इज ड्यू टू प्ले एट अ कॉन्सर्ट हॉल। एक बैंड है, वो कॉन्सर्ट हॉल पे प्ले करेगा, तलायुनिस तलांजुम। In order to create a good atmosphere, the band's aim is to sell all the tickets. Ticket prices are set at the highest price that ensures tickets will be sold. What is the motivation of this pricing strategy? Tickets को महंगा करके बेचा जा रहा है, टिकट को महंगा करके बेचा जा रहा है, सबसे ऊंचे रेट पे बेचा जा रहा है, तो क्या एम होगा, क्या एम होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि सारी टिकट्स बिक जाए, ये क्या कह रहा है, सारी टिकट्स बिक जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है एम सी इज इक्वल टू एम आर। ये कह रहा है मैं ज्यादा प्राइस तो चार्ज करूंगा, लेकिन ये सोच के करूंगा कि सारी टिकट्स बिक जाए। ठीक है। क्या कह रहा है, सारी टिकट्स बिक जाए, तो सेटिस्फाइजिंग भी नहीं है। तो ये बात क्लियर है कि या तो ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है या तो ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन है। तो रेवेन्यू रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, कि जब आपका एम आर जीरो होता है और आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पर होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि सारी टिकट्स बिक जाए, तो ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन है ना। ये कौन सा है भाई, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, समझ आया ये वाला। फिर से। ओके, अब सुनना मेरी बात।
देखो ये अगर पेपर में बोले सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो ये डॉलर की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन बोले तो ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये कहता कि इसका एम होता कि ये रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, तो फिर आप सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मार्क करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका एम है कि सारी टिकट्स बिक जाए, तो ये क्वांटिटी की बात कर रहा है 8 वाले के अंदर, ठीक है। रूप आप क्लियर है? व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू अलाउ दी सर्वाइवल ऑफ स्मॉल फर्म्स इन एन इकोनॉमी, ये बोल रहा है स्मॉल फर्म्स के सर्वाइवल के लिए क्या चीज जरूरी है। स्मॉल फर्म्स के सर्वाइवल के लिए क्या चीज जरूरी है कि एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। एन इंक्रीज इन पर्सनल सर्विसेज एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, यस। एन इंक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एन इंक्रीज इन रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमी। कौन सी चीज जो है ना वो स्मॉल फर्म को सरवाइव करने में अलाउ करेगी? तो आंसर आपके सामने है कि स्मॉल फर्म क्यों कामयाब है, क्योंकि वो पर्सनलाइज सर्विस देती है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, इस पर टाइम नहीं जाया करूंगा। 10 भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट इज कंडीशन फॉर ऑपरेटिंग एट अ सक्सेसफुल कार्टल? कार्टल क्या होता है? जब सारी फर्म्स, कार्टल किधर होता था? कार्टल होता था ओलिगोपोली के अंदर। और क्या होता था कार्टल? कार्टल के अंदर 2 to 3 फर्म्स आपस में मर्ज करती हैं, आपस में मर्ज करती थी, याद है आपको? और मर्ज करके कार्टल क्रिएट करती थी। कार्टल क्या होता था? मोनोपोली की तरह एक्ट करती थी। अपने जो है ना वो आउटपुट के ऊपर कोटा लगाती थी, अपने आउटपुट के ऊपर कोटा लगाती थी और हायर प्राइस चार्ज करती थी, ठीक है। अपने आउटपुट के ऊपर कोटा लगाती थी और हायर प्राइसेस चार्ज करती थी, ठीक है। ये मोनोपोली होती थी। तो पढ़ो भाई क्या कह रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री हैविंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लो बैरियर्स, या प्रोडक्शन पे कोटा लगाएंगे, ठीक है। सही है, तो इसका आंसर तो डी है। अभी समझाते समझाते याद आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ए क्यों नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री नहीं, कार्टल में तो 2 से 3 होती हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं, सेम प्रोडक्ट होता है, वही बेच रहे होते हैं ज्यादा प्राइस पे कोटा लगा के। बैरियर्स टू एंट्री का कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री लो नहीं होते, हाई होते हैं, वैसे आपको बता दूं अगर बैरियर्स टू एंट्री के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो डी वाला होता है कि वो प्रोडक्शन कोटा लगा देते हैं। सही। तो अगर आप लोगों को 10 MCQs तक सब कुछ क्लियर है तो मुझे ओके कर दें, उसके बाद आई कैन गो फॉरवर्ड। ओके, आई एम रीडिंग MCQ नंबर 11, ये आप मुझे करके देंगे। इन 2012 एन एयरलाइन, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन कंपनी सेपरेटेड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑपरेशन इनटू सेपरेट कंपनी। मतलब डोमेस्टिक के लिए PIA इस्तेमाल हो रही है और इंटरनेशनल के लिए फ्लाइनास इस्तेमाल हो रही है। समझ, पाकिस्तान की मिसाल ले लो। द कंपनी हैज बीन फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम मच लार्जर कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। ये कह रहा है भाई जब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कम कंपटीशन था। दैट हैड अ हायर PED। हायर PED का मतलब है PED ग्रेटर देन 1, मतलब हायर PED का मतलब है कि डिमांड कौन सी है? इलास्टिक है, ठीक है। हायर PED का मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है। ये क्या कह रहा है? विच रो शोज द रीजन दैट वुड सपोर्ट दिस सेपरेशन। ऐसे कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने डोमेस्टिक को और इंटरनेशनल को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये वाला आप करके तो 11 का बहुत ईजी है। चलो आओ मैं कराता हूँ। बाई डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट का बढ़ना। सही है, तो ये पहला कह रहा है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन दी कंबाइंड कंपनी बिफोर सेपरेशन, तो आंसर यस ही होगा। तो आंसर इसका यस ही होगा, तो आंसर BCD में से बचता है। एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ी है, ये भी एक रीजन हो सकता है सेपरेशन का, तो ऑब्वियस है ये भी। मार्केट कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय दिस कंपनी, हाँ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में तोड़ना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो ये भी आंसर यस होगा। तो इधर नो लिखा हुआ है, तो आप बी भी काट दो। सही है। अब तीसरे से पढ़ के देते हैं द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड PED इन मार्केट। तो ये लेवल ऑफ कंपटीशन कह रहा था कि इंटरनेशनल सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा है, मतलब सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, मतलब डिमांड इलास्टिक है। और इसने PED के थ्रू भी बोल दिया कि हाई PED है मतलब डिमांड इलास्टिक है। तो यस यस यस, तीनों का आंसर हो गया यस। नो नहीं हो सकता ये, नो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर यस 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 डी है, ठीक है। ये क्लियर है 11।
ओके 12, 12 इजी है, 12 इजी है भाई, 12 इजी है। कॉलिजिव की डायग्राम है, मैं इधर दिखा रहा हूँ। द डायग्राम शोज अ फर्म्स मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। The firm enters a collusive agreement with other firms in the industry. It is agreed that each firm will charge a common price OP and will restrict the level of its output to a production quota set by the industry cartel. The firm is allocated a production quota OQ. ये कह रहा है प्राइस चार्ज हो रही है ओ से पी तक, और क्वांटिटी का ऊपर जो कोटा लगा है वो लगा है ओ क्यू के ऊपर। द फर्म डिसाइड्स टू चीट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। व्हाट इज इट्स शॉर्ट रन इंक्रीज इन प्रॉफिट। फर्म कह रही थी कि उसने चीट करा है। तो चीटर क्या होता है? चीटर वो होता है जो बाद में बेच रहा होता है, जो बाद में बेचता है कम प्राइस पे, और फिर बाद में कार्टेल टूट जाता है, फर्म्स वापसी ओलिगोपोली बन जाती हैं। ये पूछ रहा है शॉर्ट रन प्रॉफिट का एरिया क्या होगा। तो जरा सोच के बताओ, सोच लो फिर मैं करवाता हूँ। मैं कराता हूँ। अब सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं नॉर्मल ओलिगोपोली हूँ, तो नॉर्मल ओलिगोपोली को उसने बोला है कि वो प्राइस पी के ऊपर बेचेगा और क्वांटिटी क्यू के ऊपर प्रोडक्शन करेगा। तो अगर मैं आपको बता दूं, तो ये आपकी कॉस्ट की लाइन है, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन है, और ये टच हो रही है एन के ऊपर, ये एन के ऊपर टच हो रही है। ऐसा ही है। पहले मैं लेबलिंग कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है सर, ये वाले पॉइंट के ऊपर ये आ गई आपकी कॉस्ट और ये आ गई आपकी प्राइस। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बिफोर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बिफोर, बिफोर मतलब नॉर्मल, बिफोर, बिफोर चीटर, बिफोर चीटर कह लो, बिफोर चीटर रेवेन्यू क्या होगा? ओ पी जी और क्यू, ऐसा ही होगा। टोटल रेवेन्यू क्या होगा बिफोर, बिफोर चीटर, बिफोर चीटर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ देखो। टोटल रेवेन्यू होगा ओ पी जी और क्यू, और टोटल कॉस्ट होगी ओ एम एन क्यू, ओ एम एन क्यू। ऐसा ही है भाई। ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी, सही लिखा है मैंने, ओ पी जी क्यू। टोटल कॉस्ट हो गई ओ एम एन क्यू, सही लिखा है भाई। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये बीच वाला एरिया होगा। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये बीच वाला एरिया होगा। ऐसा ही है। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बी वाला बीच वाला एरिया होगा। क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? पी जी एम एन, प्रॉफिट बीच वाला एरिया होगा। तो मैं इधर लिखूंगा प्रॉफिट क्या होगा? पी, पी क्या है? पी जी एन और एम, ये बीच वाला बॉक्स प्रॉफिट होगा। सही है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब फर्म चीटर आ जाएगा, चीटर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कम प्राइस पे बेचेगा और कम प्राइस पे ज्यादा आउटपुट बेचेगा। ऐसा ही है। तो चीटर जो है ना, वो चीटर ऑपरेट कर रहा होगा इस क्वांटिटी क्यू के ऊपर, चीटर ऑपरेट कर रहा होगा इस क्वांटिटी क्यू वन के ऊपर, और वो वहां पर ये एच वाला बेच रहा होगा, और ये इसकी जे वाली कॉस्ट होगी। तो अब मैं चीटर का लिख रहा हूँ इधर। तो चीटर का रेवेन्यू कितना होगा? ओ पी एच और जे, ये चीटर का, ये चीटर का प्रॉफिट होगा। क्या होगा? ये चीटर का प्रॉफिट क्या होगा? ये रेवेन्यू होगा। ठीक है, ओ पी एच जे ये रेवेन्यू होगा चीटर का। ऐसा ही है भाई। इधर लिखूं चीटर का टोटल रेवेन्यू क्या होगा? ओ पी एच और क्यू वन। ठीक है, ये चीटर का टोटल रेवेन्यू हो गया, ये पूरा बॉक्स हो गया चीटर का टोटल रेवेन्यू। मानते हो भाई ये बात है? यस नो करो जल्दी। चीटर की टोटल कॉस्ट क्या होगी? ओ एल जे और क्यू वन, ये होगी चीटर की टोटल कॉस्ट, ओ एल जे और क्यू वन। चीटर का रेवेन्यू क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा चीटर का? चीटर का प्रॉफिट होगा जी के एच जे, जी के एच जे। तो अब मुझे बताओ, ये पूरा प्रॉफिट है, ये देखो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ, ये पूरा प्रॉफिट है चीटर, बिफोर चीटर और आफ्टर चीटर, ये पूरा प्रॉफिट का एरिया है। सही है। ये बिफोर ये प्रॉफिट का एरिया है। टोटल प्रॉफिट है कितना? पी एच जे और एम। ऐसा ही है भाई। पी एच जे एम टोटल प्रॉफिट है। इसमें से ये वाला जो है ना, ये वाला सारा जो मैंने अभी शेड करा है रेड हाइलाइटर पेन से, ये चीटर से पहले का है।
जब चीटर आया तो ये एडिशनल प्रॉफिट ऐड हुआ। तो कितने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ? कितने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ? तो इस ट्राइंगल में से अगर मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल निकाल दूं तो जो बच जाएगा ये वाला एरिया, ये आपका एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इसका आंसर है सी। ये रिपीटेड एमसीक्यू है भाई, ये रिपीटेड एमसीक्यू है। ये रिपीटेड एमसीक्यू है। क्लियर है ये वाला क्लियर है? दिस वाज अ एमसीक्यू विच वाज अ डिफिकल्ट एमसीक्यू, लेकिन एक बार जब आपको समझ आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आपको 11 वाला क्लियर है? ये एमसीक्यू 12 वाला, ये एमसीक्यू रिपीट होता रहेगा बार बार। तो आई होप आपको 12 वाला एमसीक्यू रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। इज इट क्लियर? मैंने क्वाइट डिटेल में करवाया है आपको। वापस बता रहा हूँ, चीटर से पहले ये प्रॉफिट था, चीटर के आने के बाद प्रॉफिट और बढ़ गया। तो ये पूछ रहा है कितने का इंक्रीज आया। ये जो है, ये जो एडिशनल बॉक्स है आगे वाला, यही तो इंक्रीज है। ठीक है, 12 हो गया। 13। बहुत इजी है 13, 2 मिनट में होना चाहिए फौरन से। 13, to reduce road congestion caused by parked cars, a local government introduced a system of tradable parking permits. Households were given a permit allowing them to park one car at the roadside. With more than one car could buy extra permits from households with no cars. What is most likely reason for this policy to fail? ये कह रहा है कि भाई हर बंदे को, हर गाड़ी रखने वाला, हर हाउस होल्ड को एक गाड़ी का परमिट दिया हुआ है कि वो रोड पे एक गाड़ी पार्क कर सकता है। जिसके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गाड़ी है ना, वो उस बंदे से परमिट ले सकता है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो अब ये बोल रहा है कि इस पॉलिसी के फेल होने का क्या रीजन हो सकता है? सोच के बताओ। 13 का क्या हो सकता है रीजन? चलो मैं करा रहा हूँ। फाइन्स फॉर ड्राइवर्स पार्किंग इन द एरिया विदाउट अ परमिट विल इंटरनलाइज द एक्सटर्नैलिटी। नहीं, ये पूछ रहा है पॉलिसी फेल क्यों होगी। सही है, तो फाइन लगेगा। द लोकल गवर्नमेंट हैज अ मोनोपोली पावर ओवर द इशू ऑफ पार्किंग परमिट्स। नहीं, कोई मोनोपोली पावर नहीं है। सही है ना? दोज सफरिंग फ्रॉम टू मैनी पार्क्ड कार्स आर कंपनसेटेड बाय द हाउसहोल्ड्स ओइंग एक्स्ट्रा कार्स। टू मैनी हाउसहोल्ड्स ओन कार्स, सो द मार्केट इन परमिट्स इज वेरी स्मॉल। भाई बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी एक्स्ट्रा, या फिर जो बहुत जो गाड़ियां ओन करते होंगे। तो ये तो पॉलिसी फेल हो जाएगी ना। एक 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 घर पे एक गाड़ी। भाई एक घर के अंदर अगर 10 अफराद रहते हैं, 3 लड़के रहते हैं, तो तीनों की अपनी अपनी गाड़ी है। तो ये तो पाकिस्तान में तो ये पॉलिसी कभी भी नहीं हो सकती। लोगों के पास तो बंदे का में गाड़ियां जाती हैं घर के अंदर। ठीक है, 13 का डी। भाई नच थ्योरी कितनी बार बताया है? नच थ्योरी किसको रिप्रेजेंट करती है? एडवर्टीजमेंट को पढ़ाते वक्त भी बताया है। 14, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द नच थ्योरी? नच थ्योरी मींस एडवर्टीजमेंट। नच थ्योरी मींस एडवर्टीजमेंट। तो ये पूछ रहा है कौन सी एग्जांपल एडवर्टीजमेंट को सपोर्ट नहीं करती। नच थ्योरी मींस एडवर्टीजमेंट कह रहा है कौन से एग्जांपल एडवर्टीजमेंट को सपोर्ट नहीं करती। A chain of coffee shop offers its customer a large coffee if they bring their own reusable cup. A government imposes an indirect tax on the purchase of sugary snacks to try to reduce childhood obesity. ठीक है। A government introduces an opt-out system for an organ donation to try to increase the number of organs donated. A restaurant chain introduces small-sized main courses on its menu try to reduce the volume of food wastage. बताओ भाई, कौन सी एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट की नहीं है? बहुत इजी है यार, सामने आंसर है, फौरन होना चाहिए ये। ओके, जिसका 14 हो गया 15 करे भाई, मैं 15 भी पढ़ रहा हूँ। 14 का भी है, यस, इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। 14 इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा है, 14 कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, एडवर्टीजमेंट नहीं कह रहा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। अ गवर्नमेंट विशेस टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम रिचर टू पुअर सिटीजन। ये कह रहा है अमीर से पैसा लेके गरीब को देना है। विच पॉलिसी इज लीस्ट लाइकली टू यूज? कौन सी पॉलिसी सबसे लीस्ट लाइकली है यूज होने के लिए? डायरेक्ट टैक्स से तो हो जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स तो मोस्ट लाइकली है, तो डी तो नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे कम करेंगे?
सोचो, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे तो गरीब तो और गरीब हो जाएगा, गरीब तो और गरीब हो जाएगा। तो यही तो वो पॉलिसी है जिससे ये लीस्ट लाइकली लाइकली होगा, गरीब और गरीब होगा। तो इसका आंसर बी है भाई। सब्सिडी देंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ट्रांसफर पेमेंट होता है अमीर से लेकर गरीब को देना, तो इसका आंसर बी है भाई 15 का। समझ आया क्यों बी है? हम्म। 16 16 16। 16। व्हाट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर अर्निंग ऑफ द फैक्टर एंटरप्राइज? ये बोल रहा है इंटरप्राइज की ट्रांसफर अर्निंग क्या है। पहले मुझे ये बता दो, वेज दो चीजों को मिला के बनी है, इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग। कोई बच्चा बताएगा ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है और इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है और इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैं आपके सामने लगा देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? तो यहाँ पे छोटा सा रिवाइज हो जाएगा एक सेकंड में। ट्रांसफर अर्निंग वो मिनिमम अमाउंट होती है जिसके ऊपर वर्कर काम करने के लिए रेडी है। इकोनॉमिक रेंट वो होती है जो प्रीमियम अमाउंट होती है, जो वो सोच रहा है उसके ऊपर जो पैसे मिल रहे हैं वो इकोनॉमिक रेंट है। जैसे भाई मैंने सोचा है कि मैं 10,000 रुपये में ये नौकरी कर लूंगा, और मुझे अगर 12,000 रुपये ऑफर होते हैं, तो 2,000 रुपये हो गया मेरा इकोनॉमिक रेंट, प्रीमियम अमाउंट, और 10,000 जो हो गया वो मेरी ट्रांसफर अर्निंग हो गई, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, सही है। तो ये डायग्राम में कैसे होता है, डायग्राम में कैसे होता है? ट्रांसफर अर्निंग नीचे वाला एरिया होता है, सप्लाई कर्व के नीचे वाला एरिया होता है, और इकोनॉमिक रेंट जो है ना वो सप्लाई कर्व के ऊपर वाला होता है। मतलब आपको याद है प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपकी वो मिनिमम मिनिमम प्राइस होती थी जिसके ऊपर आप काम करोगे। तो इसके ऊपर का जितना एरिया है ना, सप्लाई कर्व जहाँ पे टच हो रहा है उसके ऊपर का जितना एरिया है वो इकोनॉमिक रेंट है, नीचे वाला ट्रांसफर अर्निंग है। तो अब आप आंसर ढूंढ लो, अब आप आंसर ढूंढ लो। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है भाई? ट्रांसफर अर्निंग होती है मिनिमम अमाउंट जिसके ऊपर आप काम करने के लिए रेडी होगे। सर इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? प्रीमियम अमाउंट, जो इस मिनिमम अमाउंट के ऊपर अमाउंट मिलेगी वो आपकी प्रीमियम अमाउंट को इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। तो एक्सेस प्रॉफिट नहीं होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं, स्टार्टअप कॉस्ट नहीं। ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट का तो मतलब है इकोनॉमिक रेंट। एक्सेस प्रॉफिट का तो मतलब क्या है? एक्सेस प्रॉफिट का मतलब है इकोनॉमिक रेंट ना, ऊपर की अमाउंट। सही है, तो आंसर बी है। सही है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मिनिमम अमाउंट जिसपे वो काम करने के लिए रेडी है। ठीक है। 17 वाला एमसीक्यू एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक 99% बच्चों का गलत हुआ था। तो आप लोग 17 वाला ट्राई करें, फिर मैं करवा देता हूँ, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। द डायग्राम शोज द डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लेबर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है भाई, डिमांड और सप्लाई ये रहा। द लेबर मार्केट इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम व्हेन द वेज इज W1। ठीक है भाई, आओ देखते हैं। ये कह रहे हैं W1 के ऊपर मार्केट इक्विलिब्रियम में। ये ले भाई, मैं मार्क कर देता हूँ। ये हो गया इक्विलिब्रियम वेज, और ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये आपकी आसानी के लिए मैं मार्क कर देता हूँ। ये ले भाई, ठीक है। सही, आओ आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अ ट्रेड यूनियन विशेस टू इंक्रीज द वेज बट डज नॉट विशेस टू डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है वेज बढ़ जाए और एम्प्लॉयमेंट लेवल सेम रहेगा। ठीक है, जिसने ऐसे पढ़ा है वो कर लेगा फौरन। तो ये कौन सा केस है? दूसरा वाला। पहला वाला था कि वेज बढ़े, मोनोपोलिस्ट यूनियन का, मोनोपोलिस्ट यूनियन का क्या था? पहला वाला केस, वेज बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। ये कह रहा है कि सिर्फ वेज बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट लेवल कांस्टेंट रहेगा, मतलब मिनिमम वेज लगेगी अबव द इक्विलिब्रियम, जो वो लास्ट वर्कर को वेज पे करी जाती थी। द यूनियन आस्क्स फॉर वेज 2, द एम्प्लॉयर आस्क्स फॉर वेज 3। यूनियन देखो W2 वेज मांग रही है। देखो आप, देखो आपको याद है तो आप कर लोगे फौरन। ये
ये जो है ना, यूनियन ये वाली वेज मांग रही है, यूनियन मांग रही है W2 वेज, और एम्प्लॉयर W3 देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट वुड बी व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी टू इनेबल द ट्रेड यूनियन टू अचीव बोथ इट सेम। ये कह रहा है ऐसी कौन सी पॉलिसी ट्रेड यूनियन के लिए बेस्ट होगी जिसके थ्रू वो वेज भी बढ़ा दे और एम्प्लॉयमेंट लेवल सेम रहे। तो आओ देखते हैं, ढूंढ के दो। इनमें से कौन सा ऑप्शन ढूंढ के दो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। गौर से सुनिएगा, मैं एक एक ऑप्शन प्रूफ कर रहा हूँ कि क्यों गलत है। अब गौर से सुनिएगा और बिल्कुल सुकून से देखना। एक्सेप्ट W3 एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम F। तो ये भाई, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम F है, तो अगर F पे आप इक्विलिब्रियम बनाते हो तो इसका मतलब है सप्लाई पीछे जाएगी, तो आपकी वेज तो बढ़ जाएगी लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। तो ये तो आंसर गलत है ना। ये कह रहा है वेज बढ़े लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम ना हो, तो ये तो गलत हो गया। ऐसा ही है सर, ए क्यों गलत है? क्योंकि वेज तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू टू आस्क फॉर वेज W2 एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम G। तो अगर ये नया इक्विलिब्रियम G कहता है तो देखो वेज तो अब बढ़ रही है लेकिन वापस एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, वेज बढ़ रही है अगेन और एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। कीप W1 विद अ न्यू इक्विलिब्रियम H। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम H रख दो, H रख दो, सॉरी इक्विलिब्रियम H हो और वेज रेट W1 हो। तो W1 और H ये है। यार इस पे तो कुछ भी नहीं है, अनचेंज्ड है। ये तो अनचेंज्ड है, W1 और H ये तो अनचेंज्ड है, तो इक्विलिब्रियम पर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वेज अनचेंज्ड है इस वाले के ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर डी बचता है और डी ही राइट आंसर है। इंक्रीज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम ई। यस, ये आंसर है। इसके ऊपर वेज बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों कैसे भाई? ये कह रहा है कि आप आ जाओ एच के ऊपर, तो अगर मैं एच के ऊपर आता हूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्कर की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो आप देखो वेज भी बढ़ रही है, वेज भी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया डी है। 17 का डी क्यों है? 18, 18 बहुत ईजी है, एक सेकंड में होना चाहिए। Many governments adopt sustainable economic growth as a macroeconomic policy aim. What is meant by sustainable economic growth? यार ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि एक तो कंट्री में प्रोडक्टिव पोटेंशियल ग्रोथ भी हो जाए और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज सेव हो जाएं, फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज सेव हो जाएं, मतलब आप नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करो, इसको कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, के बाद के लिए रिसोर्स खत्म नहीं हो। इंक्रीज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। Increase the productive potential by only using low cost resource? No. Increase the productive potential without reducing future productive potential? Future के लिए resources कम ना हो? Yes, this is your answer। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। MCQ 19 करके दें आप। 19, what would cause estimate of the money value of the MEW for a country to be greater than the value of GNP? तो पहले ये बता दो, पहले ये बता दो MEW क्या होता है। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में दो चीज़ है, जी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? GDP प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना माइनस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कम होना, ये होता है मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। GNP क्या होता है? GDP प्लस नेट इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। याद है भाई GNP क्या होता है? GDP के अंदर अगर आप नेट इनकम्स ऐड कर दो तो वो GNP बन जाता है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि MEW GNP से ज्यादा कब होगा? सही है, किस रीजन की वजह से? तो आओ देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि MEW GNP से ज्यादा कब होगा? ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सच एज पॉल्यूशन। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से तो होता है MEW रिड्यूस होगा।
प्रॉपर्टी इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉपर्टी इनकम अगर बाहर से आएगी तो इससे तो जीएनपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। रिग्रेटेबल नेसेसिटी, यार पता नहीं। द वैल्यू ऑफ नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज एंड लेजर, द वैल्यू ऑफ नॉन मार्केटेड एक्टिविटी एंड लेजर, यही आंसर है इसका। ठीक है, यही बचता है। ओके, चलो ये सर्च कर लेना आप वर्ड रिग्रेटेबल नेसेसिटी, ये क्या होता है। ठीक है, द डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन on indicators of the standard of living in 4 country in 2019, each with a population below 10 million। कंट्री दी हुई है चार, क्रोएटिया, नॉर्वे, यूएई और कतर, माय फेवरेट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीएनआई दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्किल्ड लेबर फोर्स दिया हुआ है। बेस्ड ओवरऑल ऑन दीज इंडिकेटर्स विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू हैव द हाईएस्ट एचडीआई रैंकिंग। भाई ये एचडीआई क्या होता है, याद है आपको? एचडीआई जो है ना, वो एक मेजर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, जिसके अंदर ये चारों चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर ये चारों चीजें इंक्लूड होती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीएनआई, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्किल्ड लेबर फोर्स। तो ये पूछ रहा है किस कंट्री का एचडीआई सबसे ज्यादा होगा। तो आओ जरा देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीएनआई, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्किल्ड लेबर फोर्स। तो सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स जो है ना वो है क्रोएटिया के पास। अच्छा, सबसे ज्यादा इयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है ना वो है नॉर्वे के। अच्छा, जीएनआई सबसे ज्यादा जीएनआई जो है वो है कतर का। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये किसका है भाई सबसे ज्यादा? ये है नॉर्वे का। ठीक है, तो अब हमें ऐसा ढूंढना है जो सब में ज्यादा हो, जो कंट्री सब में अच्छी हो। तो क्या लगता है भाई, कौन सी कंट्री आपको होते हुए दिख रही है? आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ये टेबल से देख के आइडेंटिफाई कर दो मुझे, कौन सी कंट्री का आपको ज्यादा लग रहा है। अच्छा आओ इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। देखो, नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। सही है, इसका जीएनआई भी अच्छा है, 68 है। सही है, दूसरे नंबर पे जीएनआई भी इसका है। सही है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी इसके ज्यादा है, से इसके ऊपर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी इसके ज्यादा है। और स्किल्ड लेबर फोर्स भी इसके पास 84 की है। तो इसका आंसर बी बनता है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नॉर्वे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा अच्छा होगा, कतर का नहीं होगा। कतर में स्कूलिंग, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12 है और स्किल्ड लेबर फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब अच्छा आउटपुट नहीं बन रहा होगा, तो कतर इसलिए नहीं है। ए और सी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लोग कतर के लिए पूछ रहे थे, तो कतर नहीं है भाई। ठीक है, ओके। 21, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, चले भाई अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगा, आई हैव अनदर क्लास वेटिंग। व्हाट माइट हेल्प इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? पहले बता दो, इकोनॉमिक ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि आती है एक्चुअल के बढ़ने की वजह से, और एक होती है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि आती है कंट्री के पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से। तो ये पूछ रहा है कि कौन से वाले से होगा। एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, तो आओ देखते हैं भाई, पहला वाला, इनकम टैक्स बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगी, आउटपुट जीडीपी कम होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ए नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन बर्थ रेट, नहीं, इससे भी नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन बजट सरप्लस, इससे भी नहीं हो सकता। क्यों? बजट सरप्लस का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और बजट सरप्लस का मतलब है टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है, सॉरी, बजट सरप्लस का मतलब है टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, ऐसा ही है भाई। तो मुझे बताओ, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होने के पीछे रीज़न होगा कि इनकम टैक्स ज़्यादा है, तो इससे तो ईडी कम होगा, आउटपुट जीडीपी कम होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है तभी तो बजट सरप्लस के अंदर है ना, तो सी भी नहीं हो सकता, इसका आंसर डी है, 21 का डी है, ठीक है, 21 का डी है, ठीक है। अच्छा, एन इकोनॉमिस्ट वन said if you pay people not to work, an economist said if you pay people not to work and tax them when they do, don't be surprised if you get unemployed। ये कह रहा है कि भाई, इसने इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि आप है ना घबराना नहीं, जब आप पीपल को अगर लोग काम नहीं कर रहे आप उसको टैक्स करोगे तो उससे आप सरप्राइज कैसे होगे। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, ये कह रहा है कि भाई इकोनॉमिस्ट को आप कह रहे हो कि अगर लोग काम नहीं कर रहे और अगर आप उसको टैक्स करोगे तो फिर सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि वो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देंगे, ठीक है। सिक्लिकल नहीं है, सिक्लिकल आती है इकोनॉमिक साइकिल की वजह से, तो ए नहीं हो सकता। सही है, सिक्लिकल नहीं हो सकती, वो चेंजेस इन इकोनॉमिक साइकिल की वजह से आती है, बूम रिसेशन की वजह से आती है, तो ये नहीं हो सकती। सही है भाई, बी नहीं हो सकती, बी फ्रिक्शनल है, बी नहीं हो सकती, बी होती है डिसमिसल या रिडेंडेंसी की वजह से, इधर तो साला जॉब ही नहीं मिल रही, तो डिसमिसल और रिडेंडेंसी की वजह से जो आती है वो होती है फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल होती है जब बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जैसे कि कैपिटल से लेबर इंटेंसिव, तो आंसर आपका डी बचता है, ठीक है, 22 का डी बचता है, 23। सही है, 23 क्या कह रहा है, व्हाट इज लीस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। ये बोल रहा है कि अगर इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है और रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, तो बोल रहा है अनएम्प्लॉय तो कौन सा लीस्ट इफेक्ट होगा, तो पहले हम लोग ढूंढते हैं सबसे मोस्ट इफेक्ट क्या होगा। तो रिसेशन के अंदर एग्रीगेटेड डिमांड कम होती है, ये नहीं हो सकता। अ फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, वेलफेयर के ऊपर एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा, वेलफेयर के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अ फॉल इन रेवेन्यू, ये भी नहीं है। अ फॉल इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यस ये लीस्ट लाइकली है। सही है, ठीक है भाई, 23, 23, ओके। In context relevant to growth in the money supply is the term total currency flow used। ये मनी सप्लाई को कह रहा है, मनी सप्लाई को कह रहा है टोटल करेंसी फ्लो यूज, बहुत इजी है, रटा रटा है एमसीक्यू, ये बहुत बार आया है। द मनी फ्लो बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन रेजिडेंट, इसको कहते हैं टोटल करेंसी फ्लो, जो पैसा डोमेस्टिक और फॉरेन रेजिडेंट के बीच में आना जाना कर रहा है, ठीक है। व्हाट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, किससे विड्रॉल में चेंज नहीं आता। विड्रॉल क्या होता है, लीकेज, लीकेज पैसे का जाना, किससे चेंज नहीं होगा, सोच के बताओ भाई, किससे चेंज नहीं होगा, किससे चेंज नहीं होगा। हाउस होल्ड हैविंग मोर ऑफ देयर इनकम इन टैक्स फॉलोइंग अ राइज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, इससे तो होगा, ये नहीं हो सकता। हैविंग स्पेंडिंग मोर ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के ऊपर ज्यादा खर्चा करेंगे तो इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। हाउस होल्ड टेकिंग मोर मनी फ्रॉम देयर सेविंग, इससे भी होगा। सर इससे क्यों होगा, ये है एमपीसी, ये है एमपीएम, ये है एमपीटी, और ये वाला जो है ये है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो इससे नहीं होगा, ये विड्रॉल नहीं है भाई, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, ये विड्रॉल। ठीक है, अगला, विच अप्रोच इज कंसिस्टेंट विद कीनीजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, कीनीजियन की क्या सोच थी। सवाल कह रहा है 26 वाला कह रहा है कीनीजियन की क्या सोच है। बैलेंस बजट शुड बी अ की पॉलिसी एम, नहीं ये कीनीजियन ने नहीं बोला है ऐसा कुछ भी। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है, याद है वो थ्योरी एम वी इज इक्वल टू पी टी, कि जब वी और टी कांस्टेंट है मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, सही कह रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल परसिस्ट इन दी लॉन्ग रन, ये कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में होगी, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट हो जाएगी। वेजेस आर फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड्स इन दी शॉर्ट रन, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो 26 का बी है, सही है। 27, व्हाट कुड बी यूज टू ऑफसेट अ लीकेज फ्रॉम दी सर्कुलर फ्लो, लीकेज को ऑफसेट करना है, मतलब लीकेज के इफेक्ट को खत्म करना है, मतलब विड्रॉल को खत्म करना है। सवाल कह रहा है लीकेज के इफेक्ट को ऑफसेट करना है, मतलब विड्रॉल को खत्म करना है, तो ऐसा कौन कौन सी चीज हम लोग सर्कुलर फ्लो में यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू विड्रॉल जो है वो आपका ऑफसेट होगा, तो जरा सोच के बताओ। अ डिक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन कम होगी तो लीकेज और बढ़ जाएगी, तो ए नहीं हो सकता। अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे भी नहीं होगा। एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे भी नहीं होगा। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट से क्यों होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब है सर्कुलर फ्लो के अंदर इंजेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर डी है, सही है, तो इससे ऑफसेट हो जाएगा ना, एक तरफ से कम हो रहा है, एक तरफ से बढ़ रहा है, तो विड्रॉल कम हो रहा है, इंजेक्शन बढ़ रहा है, तो इफेक्ट ऑफसेट हो जाएगा, 28।
इन सम कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज फॉलन बट द बर्थ रेट रिमेन्स हाई। ये कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गया है, लोग लंबी जिंदगी नहीं जी रहे, लेकिन बर्थ रेट बढ़ रहा है। विच इफेक्ट विल दिस हैव? इजी है भाई। Fewer schools and other resources for young people will be needed. More facility will be needed for older people. There will be an aging population. The working population will tend to become a small percentage of the total population. क्या कह रहा है भाई ये? पहले गलत वाला ढूंढ लो, पहले गलत वाला ढूंढ लो। अच्छा भाई 28 का आंसर है, एजिंग पॉपुलेशन होगी भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, मतलब लोग लंबी जिंदगी जी रहे हैं और बर्थ रेट बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगी। 28 का आंसर सी है। इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है, बहुत बच्चों वाला है, नॉर्मल स्टेटमेंट पूछ रहा है ये। दो रह गए, 29 और 30। सुन लेना भाई। The government's chief economist says that increasing the top rate of income tax from 40% to 45% is likely to reduce tax revenue by 2%। ये कह रहा है इनकम टैक्स का रेट अगर 40 से 60 होगा तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा। हाँ ये सही कह रहा है, क्यों? क्योंकि अगर इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू इसलिए कम हो जाएगा, लोग टैक्स इवेजन शुरू कर देंगे। लोग क्या शुरू कर देंगे? लोग टैक्स इवेजन शुरू कर देंगे। विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट माइट एक्सप्लेन दिस प्रिडिक्शन? Which economic concept might explain this prediction? By Laffer curve, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के दरमियान रिलेशनशिप्स बताता है, तो बी नहीं हो सकता। लॉरेंस कर्व जो है ना वो गिनी कोएफिशिएंट वाला होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्यूनिट्स कर्व भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है फिलिप्स कर्व। इसका आंसर फिलिप्स कर्व है। इसका आंसर क्या है भाई? फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व तो अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड था। फिलिप्स कर्व किसके रिलेटेड था भाई? फिलिप्स कर्व किसके रिलेटेड था? अनएम्प्लॉयमेंट के। तो इसका आंसर क्या होगा? सोच के बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? ए या डी? ए। ओके। ए या ए, सॉरी ए क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने लिख दिया और गलत बता रहा हूँ, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आखिरी। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन को कम करना, मतलब एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहली चीज लिखी हुई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को तो कम करना है, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, तो सी और डी नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, तो भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, तभी तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, तो आंसर मिल गया, बी है इसका आंसर। तो आई होप दिस पेपर इज क्लियर टू यू। मैं भी ये पेपर ग्रुप पे पूरा सॉल्व हुआ भेज रहा हूँ, तो जिस जिसको क्लियर है दे कैन जस्ट लीव मी एन ओके ऑन द चैट बॉक्स एंड यू गाइस कैन गो।